दिल्ली के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें से कुछ भी आपकी नजरों से, आपकी जानकारी से परे नहीं है। और देश भी अब ये जान चुका है कि पिछले आम चुनाव में उन्होंने किस प्रकार की सरकार चुनी। ऐसी सरकार जो अपने प्रतिपक्ष को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जब राजनीतिक तरीकों से हैंडल नहीं कर पाती है तो उन्हें पाने का, कुचलने का प्रयास करती है। अब तो लोग मजाक भी बनाने लगे हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 3 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल के दिल्ली विधानसभा में अपना बहुमत साबित करके ही मानेगी। इस प्रकार का लोग मजाक भी करते हैं। पिछले जो 48 घंटे बीते उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को फर्जी आरोप लगाकर FIR करवाकर डाल दिया। ओखला से विधायक अमायतुल्लाह खान के केस में एक दिन पहले ही आपके समक्ष हमने दूध का दूध और पानी का पानी किया, स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से आरोपी महिला को दिल्ली की पुलिस ने मोदी जी की शय पर सिखा पढ़ाकर भेजा। महिला ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपना बयान बदला और ये बयान इसकी शय पर वो भी उसने वीडियो में बताया। जो FIR हुई है उस FIR तक में अमायतुल्लाह खान का नाम नहीं आरोपी द्वारा। जो बयान हुआ है उसमें भी अमायतुल्लाह खान पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। कोर्ट तक में महिला ने कहा कि शायद वो गाड़ी में थे, क्लियर नहीं है, और तब भी 308 लगा के गिरफ्तार कर दिया जाता है। वो भी ऐसे गिरफ्तार किया जाता है जैसे विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी बड़े समय CCTV कैमरों को डंडों से खेल कर मुंह कर दिया है। घर में घुसते हैं, घर के कपड़ों में हमारा भाई बहन बिना चमक के उनको घसीट कर उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी से पेश आकर उनके साथ बदतमीजी करके उनको घसीट के वहां से ले जाते हैं। चल क्या रहा है? तो चल ये रहा है कि इस देश में अघोषित आपातकाल है, ये हमको आपको मानना पड़ेगा। हम जिस केंद्र सरकार के अधीन है वो सरकार अपने खिलाफ उठने वाले स्वरों को मुखर होने से पहले दबा देने में विश्वास रखती है। लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर अपने राजनीतिक हितों को साधने में विश्वास रखती है। वरना ऐसा नहीं होता कि स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद भी फर्जी आरोप में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आतंकवादी की तरह गिरफ्तार करने का दिल्ली की पुलिस दुस्साहस करती। दोस्तों, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो आपके जहन से, आपके मन से धूमिल पड़ चुके होंगे, जिसमें दिल्ली की पुलिस भावना से ग्रसित होकर मोदी जी के शय पर उनके आदेश का पालन करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करी। मैं उन स्मृतियों को थोड़ा सा ताजा करना चाहूंगा। आप लोगों को तो पता होगा, पर आपके जरिए जो देश की उस तक ये बात बार बार पहुंचे कि इस देश में क्या चल रहा है। 21 अगस्त 2015 को दिल्ली कैंट के विधायक कमांडो सुरेंद्र को अरेस्ट किया गया। आरोप NDMC के कर्मचारी द्वारा एक रेडी पटरी लगाने वाले व्यक्ति को उन्होंने रिश्वत देने से रोका
SC/ST एक्ट लगाकर अरेस्ट किया गया। SC/ST एक्ट बेसिन पर लगाया गया और इस बात को कोर्ट ने रिहा करते हुए कहा क्लियर इनको बेल ऑर्डर देते हुए, क्योंकि जिन लोगों ने आरोप लगाए, गिरफ्तारी करवाई, इस आरोप को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाई किसी भी एविडेंस से और मुंह के बल ये सब कुछ गिरा। सोमनाथ भारती ऊपर उनकी धर्मपत्नी द्वारा लगाए आरोप एक कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर तार तार किया है आरोप को। कहा गया कलाई काटी गई, मेडिकल रिपोर्ट में यह बात साबित हुई। कहा गया जज में बात फर्जी आई। सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करवाने। अखिलेश पति त्रिपाठी 26 नवंबर 2015 को अरेस्ट हुए, 27 तारीख को रिहा हुए। 323, 342, 354, 354A, 509, 34 इन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट एक्विटेड अखिलेश कंसिडरिंग दैट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैव फेल्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। पूरा का पूरा को केस फर्जी था। जो गवाह प्रस्तुत किए गए वो आरोपी के एम्प्लॉय थे, एक भी एविडेंस नहीं था। महिला यह तक बताने में नाकाम रही कि जिस अवसर पे यह घटना हुई वो अवसर क्या था। अपने आप को कार्यकर्ता कह रही थी, लेकिन किसी को कोई सब्सटेंशियल ऐसा आर्गुमेंट या एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कराई। बट इसको भी खारिज किया। बहुत लंबा चौड़ा अलग अलग पेजेस पर आप कोर्ट की ऑर्डर पढ़ेंगे, अलग अलग पेजेस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं जो सिर्फ एक ही बात साबित करते हैं कि पूरा का पूरा केस फैब्रिकेटेड था, फर्जी था। देश मौर्य 323, 506, 509, 354, 354A, B, 354C इन धाराओं के तहत 25 जून को गिरफ्तार किया गया, 29 तारीख को रिहा कर दिया गया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, साफ साफ कहा रहा है जुडिशियल कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है जो उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता की ओर इंगित करता हो और इस आधार पर बेल ग्रांट की गई। मनोज कुमार कोटली के हमारे विधायक 459, 471, 420 और 120B के तहत उनको गिरफ्तार किया गया 9 जुलाई 2015 को। 20 जुलाई 2015 को उनको बेल दी गई। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में पेज नंबर 27 पर पैरा 2 में कोर्ट ने लिखा है, प्राइमा फेसाई देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शोन ऑफ एक्यूज्ड एप्लीकेंट एंड द एलिगेशंस which have been leveled against are only to the instrumentality of the accused, through whom accused applicant allegedly used to extort money from the persons who run fair price shops. कोई संबंध केस से मनोज कुमार का नहीं पाया गया, अंततः कोर्ट ने उनको बेल दी। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। महेंद्र यादव अरेस्ट किया गया 29 तारीख को 2016, 29 जनवरी, 30 जनवरी 2016 को रिहा किया गया। इनका अपराध क्या था? 3 साल की एक बच्ची का बलात्कार हुआ जिसमें वो प्रकाश जारावाल उनके ऊपर आरोप लगा कि वो हरस कर रहे थे एक महिला को। बाद में क्या निकल के आया, जिस दिन की बात, जिस दिन घटना का जिक्र आरोपी महिला कर रही थी, 3 तारीख की 3 जून की घटना दरअसल से एक दिन पहले थी और ये पता चला कि ये भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने
उस महिला को इंस्पायर करके यह केस करवाया। भावना गौड़ फर्जी डिग्री का मामला उनके खिलाफ चलाया गया, एक डिग्री सही निकली और जो आरोप लगाया था वो मुंह के बल गिरे। लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ फर्जी केसेस करनी। चल क्या रहा है इस देश में? इस देश में कोई कानून व्यवस्था है, कोई लोकतंत्र है, कोई संविधान है जिसका अनुपालन करने की अपेक्षा इस देश की व्यवस्था के अंदर बैठे लोगों से इस देश के नागरिक कर सकते हैं? क्या आम नागरिक अपेक्षा कर सकता है कि यह संविधान, इस संविधान के वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारे हितों की सुरक्षा करेंगे? जब चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी ऐसी अपेक्षा कैसे करे? आम आदमी की नजरों में वो समझ रहा है कि दिल्ली के हार का बदला माननीय मोदी जी दिल्ली की सरकार से ले रहे हैं। जिस सरकार की हरकतें हैं मोदी जी, ये उनकी हानि का है, उनकी कायरता का परिचय है, उनके राजनीतिक दिवालिया का परिचय है, जो ये साबित करता है दिल्ली जिस हार को वो आज तक पचा नहीं पाए हैं, इसी हार की वजह से दिल्ली की सरकार के खिलाफ, दिल्ली के विधायकों के खिलाफ, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखी है। दिल्ली केंद्र अपराध का ग्राफ आप इंटरनेट पे गूगल करके देखिए, हर महीने बढ़ रहा है, खास तौर पे महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध लगातार बढ़ जा रहा है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि माननीय मोदी जी ने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को एक मुश्त काम दे रखा है, थोक में नहीं, तुम इनको गिरफ्तार करते हो। हर रोज एक न एक विधायक के खिलाफ फर्जी कंप्लेन करवाओ, उनको अरेस्ट करवाओ। दिल्ली की पुलिस का ध्यान, अगर इनका जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गलती करी है उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। बुराड़ी के अंदर की घटना होती है, 1 साल पहले अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, उनका बड़ा बलात्कार करते हैं। हम सबको सामूहिक शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि अगर पुलिस की कार्रवाई हो गई होती तो जिस बच्ची की जान गई है वो जिंदा होती हमारे बीच। डीसीडब्ल्यू के कहने के बावजूद, स्थानीय नागरिकों के बार बार दबाव बनाने के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा यह है कि वो लड़के हमारे बीच नहीं है। बवाना के अंदर कल की घटना, 4 साल की बच्ची का रेप होता है, रेप लगातार हो रहे हैं। उम्र कभी 2 साल होती है, कभी 3 साल होती है, 7 साल होती है, कभी 14 साल होती है। यह होता क्यों है? क्योंकि दिल्ली की पुलिस एक्सप्लिसिटली ऐसा कोई भी कदम उठाते हुए इस शहर में नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से यह अपराध करने वाले जो लोग हैं उनकी रूह कांपे, उनके अंदर डर पैदा हो कि नहीं, अगर हमने गलत काम किया 24 घंटे के अंदर हमको लटका दिया जाएगा। पैसे देकर छूट जाते हैं, पॉलिटिकल पैट्रोनेज से छूट जाते हैं, राजनीतिक दबाव पर छूट जाते हैं, और यह छूटना यह संदेश देता है कि कोई बात नहीं, आपको इससे आपकी ताकत का पता नहीं चलता। अगर आप बीजेपी में किसी को जानते हो, आप सबसे ताकतवर हो। बुराड़ी की जो घटना है वो दिल दहला देने वाली घटना है, रूह कपा देने वाली घटना है। उस बच्ची को अपराधियों ने कुछ पिला दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर के अंग जल गए। आप सोच के देखिए, आज वो है, कल कोई भी हो सकता, कल मेरे घर की बच्ची हो सकती, आप में से किसी का सुधार हो सकता। हमसे सवाल पूछे जाते हैं, लगता है कभी कभी वो सवाल दुखते भी हैं, हमें तकलीफ भी होती है, हम सोचते भी हैं कि काश ये सवाल नहीं पूछा जाता तो आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस इजी रहती। पर बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र खतरे में है, नागरिक सुरक्षा खतरे में है, अघोषित आपातकाल की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में जिनसे चुभने वाले सवाल
बनाने चाहिए, जिनको कटघरे में खड़ना चाहिए, जिनकी जॉब नहीं बनती है, उनसे सवाल नहीं पूछे गए तो कल मेरा नंबर होगा, इनका नंबर होगा, नंबर होगा या आप में से किसी का नंबर होगा। बुराड़ी वाली घटना पर हमारे साथी विधायक संजीव झा जी अपनी रखेंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी आगे इन सारे आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ बढ़ते हुए फर्जी मुकदमों के ऊपर क्या करने की सोच रही है, उस बारे में हमारे सीमा पुलिस के साथी विधायक नरेंद्र जी अपनी बात रखेंगे। फिर मैं कुछ आखिरी में कंक्लूड करूंगा। भाई संजीव शाह जी। जैसा कि अभी दिलीप भाई ने बताया कि बुराड़ी में जो घटना हुई है, कल जिस बच्ची की मृत्यु हुई है, वो दिल दहलाने वाली घटना है। लगभग आज से 6 महीना पहले 16/12/2015 को एक बच्ची का अपहरण होता है। 7 दिन बाद 21/12/2015 को बच्ची को बुराड़ी में आकर छोड़ दिया जाता है। जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन होती है, FIR होती है। जब कोर्ट में पेश होता है उससे एक दिन पहले वो सारे उस बच्चे के घर जाते हैं, उसके पिताजी को धमकी देते हैं, उसके माताजी को धमकी देते हैं और कहता है कि अगर तुमने अपने कोर्ट में बयान नहीं बदले तो अंजाम और बुरा होगा। डर से बच्ची वहां अपनी बयान बदल लेती है। उसके बाद जब कोर्ट में डेट होता है उसके एक दिन जाकर फिर उसको धमकी दिया जाता है कि केस तुमको वापस लेना पड़ेगा, अगर केस नहीं वापस लिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस दिन कोर्ट में डेट होता है उससे एक दिन पहले अपहरण कर लिया जाता है। डर से प्रार्थी जो थे, जो लड़की के माता पिता थे, अब डर से पुलिस के पास जाना बंद कर दिया। उसने जब कोर्ट में डेट हुई तो जज साहब के सामने अपनी सारी वाकया बताया। जज साहब के डायरेक्शन पे फिर से पुलिस में कंप्लेन होता है, उस पर तैयार होता है, पर होता कुछ नहीं है। उस बच्चे साथ उसको बच्चे दोबारा ले जाया गया। उस लड़के ने कोर्ट में कुछ तेजाब मिला करके उसको पिला दिया गया। अच्छा दिलीप भाई बताया कि उसके बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स डिसफंक्शनल हो जाता है। 1 साल तक, 1 महीने तक वो बच्ची LNJP में तड़पती रहती है। आज से 15 दिन पहले जो कंप्लेंट थे मेरे पास आए, मैंने खुद DCP से बात करी, अपने लोगों को भेजा, उसने कहा पूरी कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर DCW इसको कॉग्निजेंस में लेता है और स्वाति जी खुद जाकर के बच्चे से मिलती हैं, तब तक ये 70% ऑर्गन डिसफंक्शनल हो जाता है। उसकी हालात को देख करके उसको मैक्स में पहले ट्रांसफर कराया जाता है। उसके बाद जब DCW का प्रेशर बनता है तब फिर से उस लड़के को आज से 2 दिन पहले उठाया गया। कल उस बच्ची की मृत्यु हो गई। तो मेरा ये कहना है, जैसा दिलीप भाई ने बताया कि इतनी दर्दनाक और इतना हैरत अंगेज अपराध को कोई अंजाम देता है, पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कल मैं DCP से बात, तो DCP ने कहा कि ये जितने बयान हैं वो लड़की नहीं, लड़की के पिता ने दिया है। फिर DCW जब कॉग्निजेंस लिए थे, वहां के लोग जिन्होंने बयान दर्ज किया वो सारे रिकॉर्डिंग बच्चे का हमने भेजा। लड़की सारी बात बताती है किस तरह से उसके साथ किस तरह के अपराध किए गए, कैसे उसको टॉर्चर किया गया। मैंने खुद 15 दिन पहले जब DCP को बोला था, से बात की थी,
वो जा करके लिखित बयान लिया था, सारे बयान लड़की का रिकॉर्ड किया था, पुलिस को कोई जानकारी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से अगर अपराध बढ़ता रहेगा तो समाज लोग सुरक्षित कैसे महसूस करें। ये अपने आप में बहुत दर्दनाक घटना थी। अगर पुलिस समय से इस पे अगर खबर लेती तो शायद उस बच्ची की जान बचती, शायद वो अपने परिवार के बीच होती, लेकिन पुलिस का ध्यान कहीं और है। इस तरह के रोज घटना सुनने को मिल रहे हैं। तो पुलिस का ही उस घटना को रोकने में, उस अपराध को रोकने में उसका न तो ध्यान है ना वो करना चाहती है। तो यही मोटी मोटी घटना थी जो बच्ची के साथ हुई। आज वो परिवार सदमे में है, पूरा समाज सदमे में है, पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोग सुन रहे हैं वो सदमे में है। तो मुझे लगा कि आज ये जानकारी आपके बीच रखनी चाहिए और आपके जरिए दिल्ली और दिल्ली में रहने वाले लोग जाने की आप क्या रहा है। धन्यवाद। जिस तरह लगातार आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ फर्जी कंप्लेंट्स कराई जा रही है और उन कंप्लेंट्स पर बेलेबल ऑफेंस में बेलेबल सेक्शन के अंदर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और जब लगता है कि इससे तो बेलेबल बनता है और उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस बना लिया जाता है। इस तरह की घटनाएं लगातार जो हमारे एमएलए अरेस्ट हुए हैं और जिस तरीके से अरेस्ट किए गए हैं वो अपने आप में शो करता है कि पुलिस खुद परेशान है कि यार रोज हमें इस तरह का झूठा काम करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको कचोटती होगी, हमें किसी के इशारे पे ऐसा करना पड़ रहा है, उनका दिल गवाही नहीं देता। क्योंकि कोई भी कंप्लेंट एक इनिशियल स्टेज जब आती है तो उसमें आपको अचानक 2-3 दिन बाद बदल के हो जाती है, और लगभग हर केस के अंदर जो इनिशियल कंप्लेंट आती है उसमें अरेस्ट होने तक 3-4 बयान होते हैं, 3-4 अलग अलग तरह के बयान होते हैं और अलग अलग तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं। इससे जिस तरह का वातावरण बन गया है, ऐसा लगता है जैसे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप इस तरह आवाज उठाओगे तो जल्दी आपके खिलाफ झूठा केस बनेगा, आप जेल जाओगे। इसलिए दिल्ली सरकार और दिल्ली के एमएलए के जुबान धोने की जो साजिश चल रही है, इसे दिल्ली के हाईकोर्ट में हम लोग एक रिट फाइल करने वाले हैं। चूंकि केसेस के रजिस्टर होने के तरीके से और उसमें विधायकों की गिरफ्तारी के तरीके से साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र इसके पीछे चल रहा है। क्योंकि अगर उन्हें किसी एमएलए को अरेस्ट करना ही है तो चाहे तो उसको 160 का नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुला सकते हैं, और बुलाने के बाद अगर लगता है कोई केस मेड आउट हो रहा है जिसमें अरेस्ट की जरूरत है तो वहां उसको अरेस्ट करें। लेकिन 300 लोगों को लेके घर पे जाकर अरेस्ट करना या 50 लोगों को लेके घर पे जाकर अरेस्ट करना या चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके एमएलए को अरेस्ट करना, ये जनप्रतिनिधि कोई गुंडा एलिमेंट्स नहीं है। इस अरेस्ट करने के तरीके से जाहिर होता है कि ये सब कुछ प्लांटेड है और इंस्ट्रक्शंस पे किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये प्लान किया है कि जल्दी हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करेंगे और हाई कोर्ट को बताएंगे कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फर्जी केसेस बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास जनता आती है, अपनी समस्या लेकर आएगी, सैकड़ों लोग रोज आते हैं और लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी समस्या सोल्व करनी पड़ती है। उसमें अगर इस तरीके से केसेस बनेंगे तो मैं कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो काउंसलर हो, एमएलए हो या एमपी हो, अगर उनके पास उनके ऊपर केस बनाने की इच्छा हो तो बड़ा आसान है। तो दिल्ली पुलिस जहां लोगों के सर फटे हुए हैं, लोगों को टांके लगे हैं, चोटें आई हैं,
वो लोग तो केस दर्ज कराने के लिए धक्के खा रहे हैं, और जब पुलिस के धक्के खाने पे केस नहीं दर्ज होता, पुलिस वो कंप्लेंट केस कोर्ट में जाके डाल रहे हैं, वहां पुलिस मुस्तैदी नहीं दिखा रही है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ फर्जी केसेस में इतनी मुस्तैदी क्यों, यह अपना पे संदेह पैदा करता है। इसीलिए हम लोग ये डालने वाले जल्दी, जिसमें हम लोग कोर्ट को बताएंगे कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की सरकार को डिसएस्टैब्लिश करने के लिए, परेशान करने के लिए, काम को रोकने के लिए लगातार साजिश रची जा रही है। धन्यवाद। रेट डलेगी, पीआई नहीं डलेगी, पीआई गलती नहीं होगी। जैसा कि राजेश जी ने बताया, हमारे सीमापुरी के विधायक साथी ने, कैसे बहुत सारे केसेस अब इकट्ठा हो गए हैं, जिसमें प्रमा फेसाई समझ में आता है कि एक षड्यंत्र, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा और इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। इसलिए हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी इन सारे केसेस को बंच अप करके और एक रेड फाइल करेगी, क्योंकि तकलीफ आम आदमी पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार होने में बिल्कुल नहीं। अगर कोई मशवरा देता हो माननीय मोदी जी को, तो आपके जरिए ये बात सुन ले कि जिस सतह पे आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आपका एवरेज जो है वो एक विधायक प्रति माह है। अगर सवा साल की अगर आपकी हमारी सरकार का एवरेज देखा जाए, तो लगभग एक विधायक प्रति माह की दर से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी भी 55-56 ने अपनी कोशिश जारी रखिए, और अब तो पंजाब की भी पुलिस आ रही है, गुजरात की भी बुला लीजिए और गोवा की भी बुला लीजिए और गिरफ्तार करते रहिए। संदेश यह देना चाहते हैं माननीय मोदी जी और उनके सलाहकार समिति को कि ये जो हरकतें है आपकी कायरता वाली, इन हरकतों से आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, बिल्कुल डरने वाला नहीं है। बात लिख लीजिए आप, और आप अपनी ये कायरतापूर्ण हरकतों से हमें अंदर से और मजबूत करते हैं और ताकत देते हैं, हमारे रिजॉल्व को और ज्यादा यकीन देते हैं आप, और हम पहले से ज्यादा ऊर्जा से, ज्यादा जोश से आपके खिलाफ संघर्ष छेड़ेंगे। कंफ्यूजन मत रखिएगा कहीं भी। बलात्कार की घटनाएं हो रही है, आपकी पुलिस के कान पर, आपके कान पर जूता नहीं रही। डीजीडब्ल्यू लगातार आपसे मांग कर रहा है कि हाई लेवल कमेटी बनाए, जिसमें एलजी साहब हो, राजनाथ सिंह जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, डीसीडब्ल्यू के लोग हो, और ये बैठकर साप्ताहिक बैठकों के जरिए दिल्ली में होने वाले अपराध, महिलाओं के प्रति जो क्राइम हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए नीतियां बनाए, रणनीतियां बनाए, उसे इंप्लीमेंट करें और कंट्रोल करें। उसके ऊपर कोई चूमे निकल रही आपके मुंह से। इसी बात को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी के सभी महिला विधायक, आम आदमी पार्टी का महिला विंग और यूथ विंग बिना किसी अपॉइंटमेंट के माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलने जा रहा है। वो मिल पाए तो भी अच्छी बात है, हम मान लेंगे कि उनकी चिंता अभी शेर से आप जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए। मंच खुला है आपके प्रश्नों के। दिलीप भाई, जिस हिसाब से आप अभी कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ प्रयोग हो रहा है, आपने खुद 49 दिन की जब सरकार थी उस समय भी केजरीवाल साहब ने मैनिफेस्टो लाए थे, कहते कि हर महिलाओं को हम सेफ्टी देंगे, मोहल्लों में हम टीम गठित करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आखिर वो कहाँ है? इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगा भाई साहब, लेकिन मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका स्वागत करते हैं। मैं आप सबको इस सवाल का वास्ता देके कहना चाह रहा हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा जवाब इस सवाल भी जब होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की शासित पुलिस, उनका गृह मंत्रालय, क्या मेरा जवाब उनकी अकाउंटेबिलिटी कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप जब ये एक सवाल हमसे पूछे तो इसके बराबर 10 सवाल, चूंकि उनकी 10 गुना बड़ी जिम्मेदारी है, 10 सवाल उनसे भी पूछे जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली की पुलिस कंट्रोल करती है, जो सीधे सीधे मोदी जी को रिपोर्ट करती है। मोदी जी बताएं कि 2.5 साल के शासनकाल में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कितनी बैठकें की। माननीय राजनाथ सिंह जी बताए कि महिला
कंक्रीट स्टेप हो गए और हम भी बताएंगे उस बैठक में आप लोगों के सामने, चाहे तो खुली बैठक हो जाए कि दिल्ली की सरकार ने क्या क्या किया। तो जो सवाल जहां तक पहुंचने चाहिए, जिस प्रकार से हम तक आपके सवाल पहुंच रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बाकी के सवाल जो 10 सवाल उनके हिस्से के हैं वहां तक आप जरूर पहुंचाएं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, उनके सवाल का जवाब बाकी नहीं। अब मैं उनके सवाल के जवाब पे आता हूं। दिल्ली की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपनी घोषणा पर जो वायदे किए उनके ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको गिनवा देता हूं, तो कई मौकों पर गिनवाया। 4000 मार्शल्स नियुक्त किए जा चुके हैं बसों के अंदर। इन 4000 मार्शल्स के अलावा सीसीटीवी कैमरे का पायलट प्रोजेक्ट 200 बसों के अंदर किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर कैमरा लगाने के लिए लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है उसके ऊपर, वो कैमरा लगने वाले हैं। और माननीय जो अपने साधन जैन जी हैं, उनके मुताबिक कैमरा लगने का काम शीघ्र शुरू होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर दास को आइडेंटिफाई करके और वहां को उन इलाकों को रोशन करने का भी काम शुरू हुआ है। तो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में 1.25 साल के हिसाब से जो काम होने चाहिए वो काम हो रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सीधे मोदी जी के अंडर में आता है। कानून व्यवस्था उनकी है। हम अपने हाथ भी खड़े कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आइए आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं, क्योंकि महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा राजनीति से परे होना चाहिए। ये आपके दिल के करीब होना चाहिए जिस प्रकार ये हमारे दिल के करीब है। और इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय अगर हम मिलकर समाधान ढूंढे तो शायद हम एक बेहतर और सुरक्षित दिल्ली हैंडओवर कर पाए, दिल्ली की बच्चियों को, महिलाओं को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पहल नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली की पुलिस की अपनी गुजारिश माननीय वित्त मंत्री से कि सीसीटीवी कैमरा दिल्ली की पुलिस को लगे थे 400 करोड़ रुपए का फंड भी लगे थे, वो फंड नहीं दिया गया। दिल्ली की पुलिस ने अपने आप को अंडर रिसोर्स कहा और 408 करोड़ रुपए चाहिए, लगभग 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करनी है। वित्त मंत्रालय, अरे वित्त साहब, हमारी माताओं, बहनों और बच्चियों की जान की कीमत आपके 800-900 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है, मान जाइए। इस दिलीप जी, गृह मंत्री से जो कल मुलाकात के लिए आप लोग जाएंगे, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, कौन कौन से मुद्दे अगर मुलाकात हुई तो? महिला सुरक्षा, महिलाओं के प्रति बता हुआ जो अपराध का मामला है यह सर्वोपरि होगा। आम आदमी पार्टी के विधायकों को फर्जी आरोप में आप गिरफ्तार करते रहना चाहते हैं, आप कहते ये हमें ताकत देता है आपके खिलाफ संघर्ष करने, और आप एक्सपोज होते हैं वो अलग। इसे उलट हमारा अपना प्रपोजल आपके लिए था एक दिन कि हमने आपके सामने स्वयं को समर्पित कर दिया था। सभी विधायकों ने खुद को सरेंडर कर दिया था। आप चाहते तो उस दिन गिरफ्तार कर लेते, लेकिन थू होती, जगसाई होती, इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दिल्ली शहर के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का है, अपराध का है, बढ़ते हुए बलात्कार के मामलों का है। और यह बात माननीय के जरिए, इसलिए हम सीधे बात पहुंचाना जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद कोई न कोई वो कॉन्क्रीट से एक्सप्लिसिट स्टेप उठाएंगे, कुछ बैठकें करेंगे, कुछ नियमित बैठकों का शेड्यूल से अपने आप को ज्यादा सुरक्षित। एक साथ कई सारे क्वेश्चन आ गए। मनोज सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से पहले इस मुद्दे पे कल सिद्धू जी में बात करें। सर, एक 2 साल हो गए सरकार को, 49 दिन की वो सरकार थी जब निर्णय मोदी जी की 49 दिन की वो सरकार थी, और अगर 1.5 साल 2 साल अगर जोड़ नहीं तब 1.5 साल नहीं होगा। 1.5 साल की सरकार। सर, दिल्ली की जनता जब निर्भया कांड हुआ, ये कमिटमेंट था आम आदमी पार्टी का, महिलाओं ने इसलिए वोट किया था आपके राज में हम सिक्योर फील करेंगे। अब पुलिस मोदी की हो गई, सरकार आम आदमी पार्टी की हो गई, हम शिकायत कहाँ करने जाएं? एक छोटा सा मसला है, सरकार बहुत काम कर रही है। चिन्हित आपने कहा था कि हमने संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए। सरकार 1 साल में जब उन चिन्हित पॉइंट्स को रोशन नहीं कर पाई तो सरकार ने महिलाओं के लिए किया क्या? बहुत जायज सवाल है, क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा लेकर पिछली सरकार थी दिल्ली की, जब उस सरकार के पास आते थे वह सरकार कहती थी रात में 12 किलो शहीद का बयान आप सबको याद होगा।
भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर आने वाली दिल्ली की पुलिस ने जब अपने लिए 400 करोड़ रुपए कैमरे के और 400 करोड़ रुपए लगभग पुलिस कर्मियों की भर्तियों के खर्चे के मांगे तो वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया। आपने निर्भया शब्द का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्भया फंड का पैसा कहां खर्च हुआ 1000 करोड़ रुपए का। भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की सरकार आज तक ये बता पाने में अक्षम। दिल्ली की सरकार ने क्या किया वो आपको फिर से गिनवाता हूं। जो डार्क स्पॉट्स आपकी नॉलेज में आइडेंटिफाइड है उन पे लार्ज स्केल में हाई मासेड लाइट्स लगनी थी। वो लाइट्स लगने के लिए टेंडर बन चुका है। वो टेंडर के जरिए प्रोजेक्ट शुरू होने का प्रोसेस सरकारी प्रक्रिया की वजह से नहीं। वे सारे लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली की सरकार को अधिकारियों में ट्रांसफर करके या अधिकारियों को डरा के धमका के दिल्ली की सरकार की फंक्शनिंग को हॉल्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जिन 11 अफसरों का तबादला किया गया उनमें से एक वो भी है जो अनाधिकृत कॉलोनियों के ऊपर काम कर रहा है। एक अफसर वो भी है जो कैमरास के इंप्लीमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है वो केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। इसके बावजूद दिल्ली की सरकार डिलीवर कर रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे इस कैमरों का इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। पर ये जो जवाब है, क्या यह लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रखने वाले लोगों को सवालों से मुक्त कर देता है? क्या उनके भी जवाब हमारे जवाबों से पूर्ण हो जाते हैं? क्या उनको नहीं बताना चाहिए कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की जिनकी है वो क्या कर रहे हैं? 1.25 साल की सरकार हमारी है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी इसको प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल कर रही है प्रेसिडेंट के जरिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक बैठक नहीं की है, एक बैठक नहीं की है। हमारे पास लाते हैं कंप्लेन लेके, हमसे जो बन पड़ता है हम करने की कोशिश करते हैं, डीसीडब्ल्यू में भेजते हैं, डीसीडब्ल्यू दबाव बनाकर एफआईआर करती है, गिरफ्तारियां होती है और पॉलिटिकल पेट्रोनेज की वजह से उन आरोपियों अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कौन जवाब देगा? हाथ जोड़कर हम गुजारिश करते हैं राजनाथ सिंह जी से कि ये जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है एलजी ऑफिस से सीधे एसएसपी को, सीधे एसपी को कि बदतमीजियां करो, आप उनके साथ गलत तरीके से पेश आओ, दिल्ली पुलिस को अपना राजनीतिक औजार बनाना छोड़ दीजिए। आपकी राजनीतिक लड़ाई विधायकों से है, गिरफ्तार करते रहिए, पर इसका बच्चियों को भी छोड़ते हैं। जी वुमेन सिक्योरिटी, कल आप जा रहे राजनाथ सिंह के पास, आपकी पार्टी वुमेन एमएलए, एंड यू गोइंग विदाउट एन अपॉइंटमेंट, ऑब्वियसली दे विल नॉट मीट एंड देन दे विल अगेन। आप कहते हैं तो ले लीजिए सर, अपॉइंटमेंट नहीं देंगे कोई बात। ये पर आपने हम ले लेंगे। अरे मैं सहमत हूं भाई, मैं कह रहा हूं कि अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करूंगा, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो तारीख के बाद वहाँ की जनता या उनके समर्थक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने रोड जाम किया। कल पुलिस ने उनके खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, क्या कहते? ये मैं बता रहा हूँ बार बार कि आम आदमी पार्टी के विधायकों कार्यकर्ताओं को फर्जी केसेस के जरिए दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश है जो आखिरकार नाकाम होगी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पुलिस पहुंची अमानुल्लाह खान के घर पे और जिस तरह से वो पेश आई, आतंकवादी से पेश आते हैं, वहां पे झापड़ मारा और जो एसपी साहब ने बदतमीजियां कर रहे हैं। तो दिल्ली की पुलिस से गुजारिश भी है हमारी हाथ जोड़कर कि आपका कंपल्शन है, मोदी जी के ऑफिस से जो आदेश आएगा आपको उसका पालन करना पड़ेगा, पर आप अपने आप को इस राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा न बने। सर सिद्धू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो थे और इसलिए वो सीधे तौर पर इस्तीफा दिया। आप लोगों की तरफ से अब आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा है कि उनको आज सिद्धू साहब ने किया है, सीट उनके मुताबिक शर्त पे दी कि आप सब कुछ रहे लेकिन पंजाब पे नहीं बोले। सिद्धू साहब पंजाब है, उस नशे के ऊपर अपनी बात रखते, नशे के ऊपर अगर अपनी बात रखते, जाहिर तौर पे उसकी खिलाफत करनी होगी। भाजपा अकालियों की सरकार वहां पे
करते तो भाजपा और अकाली की खिलाफत करते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर भाजपा और अकाली दल के अंदर किस नेता को बचाने के लिए सिद्धि साहब को पंजाब से दूर रहने की नसीहत दी, यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए। आप सिद्धू साहब को पंजाब से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि सिद्धू साहब अगर वहां गए और नशे के ऊपर बोला तो जाहिर आपको पता था आपके किसी नेता का नाम जरूर आएगा। इस खौफ से आपने उनको रेवड़ी देकर अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। वो तो उनके हौसलों को हम सलाम करते हैं कि राज्यसभा की जिन सीटों के लिए लोग अपने दोनों हाथ कटाने को तैयार हैं, पंजाब की खातिर सिद्धू साहब ने उस कुर्सी को लात मारी। आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। देखिए क्या नियम है, पंछी का उड़ना पंछी तय करता है, किस डाल पे बैठेगा वही पंछी तय करता है। एक निर्णय राजनीतिक निर्णय उनका था, भारतीय जनता पार्टी ने उसूल की रक्षा के लिए उन्हें छोड़ दी। अब आगे का राजनीतिक रास्ता वो किसके साथ तय करना चाहते हैं, वो अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक संगठन के साथ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यह पूरा का पूरा उनका अपना निजी निर्णय होगा। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अपने मन की बात उन्होंने आज साझा की, आने वाले राजनीतिक सफर के बारे में वो आप लोगों से जरूर बात करेंगे जब वो तय करेंगे। भगवत मान को लेकर पार्लियामेंट में स्पीकर ने 9 लोगों की कमी बनाई है और वो रुकेंगे 3 अगस्त को। ऐसे में 3 अगस्त तक उनको कहा गया कि आप पार्लियामेंट में आइए। देखिए, ये जो संसद के अंदर हमारे सांसद बैठे हैं जो अलग अलग तरीकों से जिनकी अपेक्षा नहीं की जाती है, इस देश को गर्व करने के अवसर प्रदान करते हैं, इन सब पे आम आदमी पार्टी के 2 सांसद भारी पड़ रहे थे। एक घटना हुई, उस घटना को गरिमामयी संसद ने मिलकर किया। उस घटना का उस इवेंट का ऑब्जेक्ट था, मान साहब स्पीकर साहब से अपोलोजाइज भी किया। अब उसके बाद अगर इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो मैं निर्णय पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, ये लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का मसला है। पर मुझे लगता है कि इस देश में अभी भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े और जरूरी सवाल बाकी हैं जिनका जवाब इस संसद को ढूंढना चाहिए। सर, महाराष्ट्र के भिंड में दलित युवकों की पिटाई का एक मामला और सामने आया है। लगातार दलितों पे देखिए, ये अपना लगातार बार बार बीजेपी रूल स्टेज से आ रही है, जहां दलितों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्यों में अत्याचार बढ़ता जा रहा। चाहे फरीदाबाद की घटना हो, हरियाणा की, चाहे पंजाब की घटना हो, चाहे गुजरात की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना, हर जगह भारतीय जनता पार्टी शासित जहां सरकार है वहां दलितों का उत्पीड़न अपने चरम पे है। और उना की घटना के बाद जो संकेत मिलने शुरू हुए, वो संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम शुभ नहीं है। और वे संकेत बताते हैं जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो समाजी सोच के कमों ने कुचला हुआ समाज है, वो समाज भारतीय जनता पार्टी के इस उत्पीड़न के खिलाफ अब इकट्ठा हो रहा है और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पड़ने वाली है। थैंक यू।